कथक का पर्यायवाची इस देश में अगर किसी को कहा जाता है तो वो शोभना नारायण जी हैं। और शोभना जी आज मेरे साथ मेरे प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए, हमें टाइम देने के लिए सबसे पहले तो थैंक यू सो मच एंड मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू, क्योंकि कथक से आगे बढ़कर फिल्म का पोस्टर रिलीज हुआ है आवर्तन। yes, तो अब तक हम आपको हाँ. मंचों पर देखा करते थे कथक परफॉर्म करते हुए, एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंसेस जो हैं वो लोगों को याद है, लेकिन अब आप एक एक्ट्रेस की तरह लीड रोल में आवर्तन फिल्म के जरिए लोगों के सामने आ रही हैं। पहले तो आप मुझे बताइए आवर्तन क्या है, क्या मतलब है? देखिए, आवर्तन का मतलब है अ साइकिल। एक ग्रैंडफादर गए, उनकी साइकिल गई तो वो नेक्स्ट आवर्ती उनके बेटे की, नेक्स्ट आवर्ती जो है उनके पोते की, नेक्स्ट आवर्ती, तो वो जनरेशन टू जनरेशन हर एक साइकिल चलती रहती है। तो आप जब हमें बड़े पर्दे पर दिखाई देने वाली हैं तो इसमें आपके जीवन के किस साइकिल का जिक्र हो रहा है आवर्तन में? ये जो कहानी जो विजुअलाइज उन्होंने किया, हमारी जो डायरेक्टर है दुर्बा सहाय, वो बेसिकली मेन डायरेक्टर हैं, वो हमें, और उनका ही लिखा हुआ ये कथानक है। वो है कि एक आर्टिस्ट जो है अगर वो जा रहा है तो एक आर्टिस्ट, और वो शायद हर एक के जीवन में है कि एक आर्टिस्ट जाता है और एक दूसरा आता है, तो लेकिन वो जो कश्मकश है इन बिटवीन कि उसके आने और जाने में, तो वो जो कश्मकश है उसका एक आवर्तन गया, दूसरा ये मुझे याद दिला रहा है बहुत पहले 93 या 94 में अली सरदार जाफरी जो बहुत ही फेमस पोइट थे, और वो उन्होंने एक लिखा था, वो बता रहे थे, वो अपना कह रहे थे, फिर एक दिन ऐसा आएगा आंखों के दिए बुझ जाएंगे, हाथों के कमल कुंभलाएंगे। तो इस तरह से वो कहते रहे और फिर कहे कि मैं तो चला जाऊंगा, फिर कोई नहीं ये पूछेगा सरदार कहाँ है महफिल में, तो कोई नहीं ये पूछेगा सरदार कहाँ है महफिल में, फिर कहते लेकिन मैं यहाँ फिर आऊंगा, लेकिन मैं यहाँ फिर आऊंगा, बच्चों के दहन से बोलूंगा, चिड़ियों की जबान से गाऊंगा। तो मतलब कि एक तो मैं पत्ती पत्ती कली कली अपनी आंखें फिर खोलूंगा, सरसब्ज हथेली पर लेकर शबनम की कतरे तोलूंगा। तो ये जो है ब्यूटीफुल थिंग कि एक साइकिल जाता है लेकिन दूसरी साइकिल शुरू हो जाती, और यही तो जीवन कहते हैं, इसी को तो जीवन कहते हैं। मैम, जिस तरह से आपने स्टेज पर परफॉर्मेंसेस दिए वो एक बहुत अलग लेवल है, वो एक अलग स्तर है, लेकिन जब आपने फिल्म के लिए एक्टिंग की, ये आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि क्लासिकल डांस को आप परफॉर्म कर रही हैं, कथक आप स्टेज पर लाइव परफॉर्म कर रही हैं, इट्स टोटली डिफरेंट थिंग, लेकिन जब आप कैमरे के आगे रिकॉर्ड करना, अभिनय की बारीकियों के साथ में कैमरे के आगे उस रिकॉर्डिंग को परफॉर्म करना, डायरेक्टर के जो आगे एडवाइसेस आ रही हैं या जो उनके इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं उनके हिसाब से एक कलाकार को उन डायरेक्शंस में बंधना है। कलाकार तो उन्मुक्त होता है, कैसे वो डायरेक्टर की इन बातों में बंधा? देखिए, एक्चुअली डायरेक्टर की अपनी विजुअलाइजेशन है और दुर्बा जी की अपनी, बहुत अच्छा खूबसूरत उन्होंने लिखा है, और उनके साथ जो अभिजीत जी थे, तो दोनों की टीम फैबुलस टीम। तो विजुअलाइजेशन और पूरी कहानी दुर्बा जी की है, डायरेक्शन मेन उनका था, अभिजीत जी थे। तो ये दोनों ने जिस तरह से विजुअलाइज किया, तो उन्होंने बहुत ही डिटेल में समझाया हर एक सीन्स को, और जब वो समझा रहे थे तो आई थिंक मोर क्रेडिट गोज टू दुर्बा जी और अभिजीत जी। का लाइव में उनके साथ भी प्लान करूंगी। मोर क्रेडिट गोज टू देम कि उन्होंने कितने अच्छी तरह से गाइड किया और डायरेक्ट किया, और अब हम कर पाए कि नहीं वो तो वो जाने और वो आप लोग जाने। वो दर्शक भी जानेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि दर्शकों के सामने फिल्म कब आएगी? और अभी क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, क्योंकि आजकल फिल्में रिलीज हो रही हैं, हाल ही हम देख रहे हैं कि गुलाबो सिताबों को लेकर भी न्यूज आ चुकी है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी, तो आगे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई सूचना या इस पर कोई विचार हो रहा है? मालूम नहीं, ये तो आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा, दुर्बा जी और से पूछना पड़ेगा, अभिजीत जी से पूछना पड़ेगा कि क्या उनका है।
मैंने तो अच्छा, आई एम आप जस्ट कीपिंग माय, मैं एक्साइटेड फिंगर्स क्रॉस्ड फिल्म के लिए? मैं, हाँ, और ऐसे भी है कि पता नहीं, मेरा तो स्टेज का काम है। मैम, इट्स तो बीन अब 60 इयर्स, 60 साल हो गए हैं आपको कथक परफॉर्म करते हुए, लेकिन आज जो फिल्म आ नहीं, रही उससे है, ज्यादा, हाँ उससे इनफैक्ट ज्यादा, 60 साल से ज्यादा हो गया ज्यादा, है। माय66 67 years on गॉड। stage, on stage, लेकिन as a professional about 52 years, 55 years as a हम्म professional. हम्म Otherwise I हम्म was a child artist. हम्म। तो फिर तो मतलब अब तो डरने जैसी या कोई भी हिचकिचाहट या किसी तरह की नर्वसनेस तो नहीं होनी चाहिए, या फिल्म का मामला अलग है, फिल्म को लेकर थोड़ा सा मैं, दिल धक धक कर रहा है? देखिए, को कुछ भी हो, दिल धक धक करता है आज भी। मैं इतने सालों से स्टेज पे जा रही हूँ, लेकिन हर एक परफॉर्मेंस हम्म। जाने के पहले उन्हीं को सौंप देती हूँ कि वाह। वो रखें वो, क्योंकि स्टेज का मामला क्या है, यू कांट बी ओवर कॉन्फिडेंट, यू कांट हैव एन ईगो एटीट्यूड, क्योंकि एक पैर मुड़ जाए, कुछ हो जाए, यू नेवर नो हम्म। क्या। तो मैं तो सिर्फ समर्पित अपने आप को कर देती हूँ, हर एक परफॉर्मेंस, छोटा हो या बड़ा हो, उनके चरणों और में। और इसीलिए हर आर्टिस्ट जो है वो शोभना नारायण नहीं बन सकता, और 60+ इयर्स तक हर कोई परफॉर्म नहीं कर सकता है। 60 सालों की जो आपकी लंबी साधना रही है। जब मैं आज लॉकडाउन को लेकर मैं सोच रही थी कि मैं आपसे क्या पूछना चाहूंगी और क्या बातें होंगी, तो प्रकृति का मुझे लगा कि जिक्र जरूर होना चाहिए। और आप, क्योंकि जिस माहौल में बड़ी हुई हैं, आपने तो प्रकृति का जिक्र किया कि आपका जो परफॉर्मेंस था कैसे वो प्रकृति पर आधारित रहा उस दौर में जब कोई उसके बारे में बात तक नहीं करता था। लॉकडाउन में हम देख रहे हैं हमारी नदियों का पानी ज्यादा साफ हो गया है, हमारी हवा ज्यादा स्वच्छ हो गई है, हमारा आसपास का जो माहौल है, प्रकृति कैसे हील हो रही है, वो आपने खबरों में देखा होगा, पढ़ा भी होगा अखबारों में, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। आपके पास अभी कथक का वो माहौल नहीं है अमूमन जिस पर आप परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर प्रकृति को लेकर आप अपने भाव पक्ष के जरिए कुछ भी हमारे व्यूअर्स के लिए कह पाए, तो मुझे लगता है ये एक बहुत खूबसूरत एहसास होगा जिसे जितने लोग अभी इस बातचीत में जुड़े हुए हैं वो उसे जी पाएंगे। देखिए, एक मैं अभी कुछ ही देर पहले कुछ लोगों से बात कर रही थी, तो मैंने कहा कि हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं उसमें कितनी हिडन संदेश कितना है। हम लोग जितने भी लोग हैं उसका हिडन संदेश को देख नहीं रहे हैं, सिर्फ उसकी। और उस पर एक जब आपने पानी की बात की, तो हम लोग सब कालिया दमन नृत्य करते हैं। तो मैं हमेशा जब सिखाती हूँ कालिया दमन तो पूछती हूँ कि कालिया को कृष्ण जी ने नथा था कि मारा था। तो फिर उन लोग के सोच सोच के कहते आई थिंक नथा था दीदी। सो आई सेड व्हाई आर यू थिंकिंग। तो अब तो अब वो नथना है, तो क्यों नथा था? अगेन वो कि अंडर वाटर साइकिल ऑफ लाइफ इज एज इम्पोर्टेंट एज अबव द लैंड। तो उस पर है कि कृष्ण का क्या है, कालिया भी तो मार सकते थे, वो नथने की क्या जरूरत थी? और कृष्ण का क्या है कि वो चेतना है। एक मैं अभी किसी के साथ शेयर ही कर रही थी, और मेरे पास वो कागज भी होगा अभी यहाँ, हाँ ये है, एक है, सॉरी मुझे चश्मा लगाना पड़ रहा है। इट सेज, कहाँ छुपे तुम, कहाँ छुपे तुम, कहाँ हो कृष्ण, कहाँ छुपे तुम, कहाँ हो कृष्ण। फिर कहते हैं, द्वापर के कालिया को नथने वाले, द्वापर के कालिया को नथने वाले, लोगों का उद्धार करने वाले, मन चेतन जागृत करने वाले, आज कहाँ हो तुम, कहाँ हो कृष्ण। रो रही गंगा माता, रो रही गंगा माता, रो रही यमुना, हो रहा प्रदूषित आंचल, तेरे पुत्र पुत्रियों द्वारा हृदय न पिघले आंसू देखकर। आप और हम जानते हैं कि कई सालों से हम कर रहे हैं यमुना क्लीनिंग योजना,
गंगा क्लीनिंग योजना सब। तो हृदय न बिकले आंसू देखकर, प्रलय तांडव में भी गिरकर, कब जागेगी चेतना हमारी, कब जागेगी मानवता, कहाँ हो कृष्ण, कहाँ छुपे तुम, कहाँ हो कृष्ण। तो ये है एक पुराने। और एक और है कि ये सबसे पहले मैंने किया था। हम लोग वन ऑफ माय फेवरेट भाव इज द्रौपदी चीरहरण। वो बचपन से वेरी, कि वो हमारे दुशासन पांचों पांडव और वो उसको पासा में हार जाना और फिर द्रौपदी को खींच करके लाना और फिर उनका चीरहरण करना, और फिर कोई नहीं आता है उनकी रक्षा करने, फिर वो कृष्ण को पुकारती हैं और कृष्ण उनके साड़ी को निरंतर चीर करके रक्षा करते हैं। अब उस पर एक बहुत ही खूबसूरत पोएम था, और जो मैं अक्सर किया करती हूँ और अक्सर बताया करती हूँ, मैं वो आपके साथ भी शेयर कर सकती कि आज के दुशासन हम सब है, मैं भी हूं, आप भी हैं। छोटा बच्चा जो पैदा हो रहा है, हम उसको भी सिखा रहे हैं, वो बिना सिखाए हुए भी सीख रहा है। और आज की जो द्रौपदी हैं वो माता पृथ्वी है, और हम उनका निरंतर चीरहरण कर रहे हैं। और वो है दुशासन। दुशासन बस करो, दुशासन बस करो, धरती का चीरहरण मत करो। दुशासन बस करो, धरती का चीरहरण मत करो, फिर द्वापर को दोहराने का दुस्साहस मत करो। दुशासन बस करो, बस करो, बस करो। तो ये जो है हमारी पौराणिक कथाओं में इतनी हिडन मीनिंग्स हैं कि हम क्या कह सकते हैं, और लेकिन वही है। और एक मुझे बहुत अच्छा लगता है कबीर का, हम लोग सब जो है ना, जो भाग दौड़ के आपने थोड़ी देर पहले द रैट रेस वी वर टॉकिंग अबाउट, कि उसमें अहम बहुत है। हम लोग सभी में कहीं ना कहीं अहम, I have to be the best, I have to do this, I have to do that। तो कबीर का वो था कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकड़ी, जामे दो न समाए। प्रेम गली अति सांकड़ी, जामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। मैं क्या कहूँ इसके आगे। This is not the place or time because I think there's so much, it's very philosophical, but I love it. I love these kinds of philosophical things. Just mere छेड़छाड़ ठीक है। There's one piece that I'd like to do, कि हम लोग अभिनय में परत खोलते हैं, उसके लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स। अगर एक लाइन है, अटरिया पे चढ़ गई मैं हो गई बदनाम। आप तो हिंदी जानती हैं, जब भी आप शब्द ये फ्रेज आप सुनेंगी, अटरिया पे चढ़ गई मैं हो गई बदनाम, तो आपके मन में क्या आएगा कि अटरिया पे
मैं हो गई बदनाम, कि वो कोठे पर जाना, कि वहाँ अपना गजरा लेकर के जो फेमिलियर एक है, और वो इतर सुंघाते हुए और वो जा रहे हैं, और फिर वो देख रहे हैं। लेकिन उसके अगर हम कि अटरिया, अगर हम उसको इन अ डिफरेंट लाइट लें, कि अटरिया पे चढ़े, मतलब हम आई कम आउट इन द ओपन, और क्योंकि आई कम आउट इन टू द ओपन, एवरीबडी नोज ऑफ मी। तो अगर मैं सिंदूर का डिबिया हूं, सिंदूर डिबिया में बंद है, तो मैं उनके सिनोनिमस हो गई हूं। डिबिया खुली, सिंदूर ने कहा, अटरिया पे चढ़ गई, मैं हो गई बदनाम। कि एवरीबडी नोज आई एम मैरिड। बहुत सुंदर। और फिर एक और, अगर मैं इसके एक लेवल और थोड़ा फिलोसॉफिकली चली जाऊं, ये तो श्रृंगारिक रूप में आया। एक और, अगर मैं, संध्या का वक्त है, दिया जलना है, तो दिया जलाना है, तो छोटी सी फ्लेम, अग्नि, दिया की ज्योति, तो दिया ज्योति अब कह रही है कि अटरिया पे चढ़ गई, क्योंकि वो तो ऊपर ही चढ़ के बैठती है ना, अटरिया पे चढ़ गई, तो जैसे ज्योति जलने लगी, बैठ गई, मैं हो गई बदनाम, रोशनी से भर गया, तो मैं हो गई बदनाम, कि मैं तो जल ही रही हूं। आप उसको फूंक दीजिए, अब अटरिया पे कौन चढ़ रहा है? धुआं। अटरिया पे चढ़ गई, मैं हो गई बदनाम। लोगों को पता चल गया कि मैं तो अभी जली थी। आखिरी हमारी यात्रा, वो भी तो हम अटरिया पे ही चढ़ते हैं। अटरिया पे चढ़ गई, मैं हो गई बदनाम, क्योंकि वो आत्मा तो कहीं और चली गई, मैंने उस आत्मा को नमन किया, क्योंकि वो अटरिया पे चढ़ के कहीं और गई। तो इसको हम भाव बताना कहते हैं। इतने कम समय में, इतने कम शब्दों में, भक्ति भाव से शुरू करके सौंदर्य भाव और उससे आध्यात्म की तरफ जाते जाते जो ये विचार आपने रख दिए, यही एक कलाकार की सबसे बड़ी पहचान होती है, और इससे बड़ा कोई इंट्रोडक्शन उस कलाकार का हो नहीं सकता। और मैम, मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी, मुझे याद है कि हमारे चैनल पर साहित्य आज तक हम एक ईयरली इवेंट करते हैं, जिसमें बड़े बड़े साहित्यकार और कलाकार वहां पर आते हैं उस मंच पर। तो ऐसी एक चर्चा हो रही थी, उस चर्चा में ये जिक्र आया कि रामधारी सिंह दिनकर जी एक कार्यक्रम में मौजूद थे और जवाहरलाल नेहरू जी भी उस प्रोग्राम में गए। जब मंच की तरफ जाने लगे नेहरू जी, तो वो सीढ़ियों पर फिसल गए। पैर जैसे ही फिसला तो दिनकर जी ने हाथ आगे बढ़ाया, और जब हाथ आगे बढ़ाया, थोड़ा नाराज चल रहे थे नेहरू जी से उनकी कुछ पॉलिसीज की वजह से, हाथ जब आगे बढ़ाया तो ये कहा कि जब जब राजनीति गिरती है, राजनीति का स्तर गिरता है, तब तब साहित्य उसे हाथ आगे बढ़ाकर संभाल लेता है। जी, और यही एक कलाकार की, एक साहित्यकार की सबसे बड़ी पहचान है कि जब जब समाज को चिंतन की जरूरत होती है, तो वो चिंतन उसे वो देता है। और लॉकडाउन के इस समय में आज की इस कॉन्वर्सेशन को अपने चिंतन के जरिए आपने जितना मीनिंगफुल बनाया और जितना इंसाइटफुल बनाया, आई एम सो 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 थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच मैम। आपने शब्द चिंतन कहा, अभी थोड़ी देर पहले मैं किसी को कह रही थी, चिंतन को अलग करना चाहिए चिंता से। लॉकडाउन के पीरियड में लोग चिंता में डूबे हुए हैं, और उस चिंता के में डूब करके उस चिंता की अग्नि से अपने दिलों को जला रहे, अपने जीवन को जला रहे हैं। और एक संस्कृत का बहुत पुराना, बहुत ही खूबसूरत ये है, वर्स है, श्लोक है, जिसमें वो कहते हैं कि चिता और चिंता में, संस्कृत में नहीं बोल रही हूँ, हिंदी में क्या ना,
कि चिता और चिंता में सिर्फ एक बिंदु, एकमात्र बिंदु का फर्क है। चिता, अग्नि जो है वो चिता, निर्जीव के चिता को जलाती है, और चिंता की अग्नि एक जीवित मनुष्य को जला देती है। तो जो आपने चिंतन कहा तो वो चिंता से ना जले, चिंतन करे। मैं आपको थोड़ा पीछे अब लेके जाना चाहूंगी मैम। मतलब मैं जब आपके बारे में पढ़ रही थी तो जो व्यूवर्स भी हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं जरूर बताऊंगी, 4 साल की बच्ची को उनकी मम्मी कथक सिखाने के लिए लेकर गई, और जैसे ही टीचर ने बच्ची को देखा तो ये कहा कि क्या गोद से उठा के ले आए हो, बांग्ला में। वो 4 साल की बच्ची थी शोभना नारायण। आपने कथक को चुना या कथक ने आपको चुना? दोनों कहिए। एक सर्कमस्टांस ने पहले तो चुना। सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए, परिस्थितियां ऐसे बन गई कि शायद वो एक बहाना था दोनों को एक दूसरे से जुड़ने का। क्योंकि जैसे कि माँ कहती थी कि हर एक बच्चे में बहुत ऊर्जा होती है, तो और वो मुझे, मैं भी उनके घर में था कि हर एक बच्चे को हर एक विधा में ट्रेनिंग होनी चाहिए, एंड पर्टिकुलरली म्यूजिक, डांस, फाइन आर्ट्स, एवरीथिंग। तो उनके, तो शी ग्रू अप विद इट। वो खुद इसराज बजाती थी, मेरे पिताजी फ्लूट बजाते थे, तो वो सभी कुछ था। तो कह रहे थे कि तुम्हारी ऊर्जा, नाचो। और फिर वो मुझे ले गए साधना जी के पास और तब आपने जो कहा भाई कि कोलेरबाचन, वो एकदम घबरा गई थी। जी, तब से ये सफर आगे और जैसे मुझे लगा कि मुझे जीवन मिल गया। मुझे तो उस समय, जैसे मैंने ता थे तो पैर पकड़ के मेरा करवा रही थी, बाकी लोग बच्चे भाग जाते थे, मैं वहीं डट के खड़ी थी। उस समय मैं मुस्कुराती नहीं थी। नहीं, आपको उसी समय से ऐसे ही मुस्कुराना चाहिए था, because that smile is very infectious। वो बाद में मुस्कुराना आया, लेकिन उस समय बड़ी सीरियस थी, और मैं डट के कहती थी मुझे और करना है, मुझे और करना है। आपको बचपन में कैसा माहौल घर में मिला? घर में जो मुझे, मैंने सबसे पहले तो मेरे कानों में जो होश संभालते ही भागवत गीता, तो मेरी माँ मेरे कानों में भागवत गीता सुनाती रहती थी। तो मैं आज भी, पता नहीं शायद 11वां अध्याय क्यों, अभी भी बिना, उस समय बिना पढ़े हुए, आज तो पढ़ा है, लेकिन उस समय बिना पढ़े हुए मैं गा सकती थी। ताने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रहर्षत् तनुराजते न। तो ये मैं पूरा गा देती थी 11 में, क्योंकि घर में वो माहौल था, और घर में लिटरेचर्स बहुत आते थे, साहित्यकार आते थे, सभी लोग आते थे। तो मैंने घर में दिनकर जी को देखा है, ये धर्मवीर भारती जी को देखा, कन्हैया लाल नंदन को देखा। तो जितने भी कवि थे, हिंदी साहित्य लिटरेचर के सब थे, तो सब लोग आते जाते रहते थे। तो ऐसे माहौल में पर तो नेचुरली हिंदी लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, इंडियन फिलॉसफी, वो हमारे घर में के माहौल में था। सबसे पहले एक हिम्मत हुई, एक ट्रेडिशनल भजन और ठुमरी के दायरे से बाहर जाने की, जब मेरी पहली गुरु साधना जी का देहांत हुआ। तो उनकी छोटी बहन थी जो बहुत ही फेमस ठुमरी सिंगर थी, नैना देवी। तो उन्होंने कहा तुम ही एक साधना जी की एक स्टूडेंट हो, तो तुम क्यों नहीं उनके मेमोरियल प्रोग्राम में उनके 2 आइटम्स करो। तो मैंने कहा अब उसमें उमर खयाम, तो एक आइटम था उमर खयाम। पहली बार मैं उमर खयाम तो पढ़ा था, लेकिन डांस के जरिए व्यक्त करना, और वो भी एक बंगाली एक्टर के साथ, कि वो और मैं साकी थी, वो तो वो जो समन्वय था, डांसर एंड एन एक्टर, तो वो 1973 में वो शुरू हुआ, 73 या 74। तो अब वहां से फिर मैं, और उसके बाद जैसे फिर तो अब तो वो उनको सूफी कहते, उस समय फिर रूमी का हुआ। तो रूमी जो है बांसुरी फेस्टिवल में रूमी
और वैष्णविज्म। तो सूफिज्म और वैष्णविज्म का पैरेलल। अब रूमी को तो सब लोग सूफी सूफी, उस समय तो हम लोग कह रहे थे डिवोशनल पोएट, हम लोग कोई सूफी नाम से किसी को ब्रांडिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन हम लोग ने पूरा सूफी किया, कबीर किया, बुल्ले शाह किया। उस जमाने में हम 70s की बात कर रहे हैं। काजी नजरुल इस्लाम के विद्रोही पोएम पे दूरदर्शन ने मेरा पूरा एक रिकॉर्डिंग किया था 1973 में। तो फिर तो उस जमाने के, तो फिर ये सब जो है तो वो, और फिर जब मैंने मैथिली शरण को पढ़ी, यशोधरा, तो मैं तो रोने लगी। और जब मुझे यहाँ छूता है दिल में, तो मेरे भावना की अभिव्यक्ति और जो मेरे मन की अभिव्यक्ति वो जो है वो नृत्य के जरिए, मैं सबसे बेस्ट नृत्य के जरिए अभिव्यक्त कर सकती हूँ। तो वो मैम, इस टाइम लॉकडाउन का जो समय चल रहा है, मैं जब आपके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि आप ऑनलाइन क्लासेस, जो आपके शागिर्द हैं वो ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो ये कभी सोचा था कि ऐसा भी एक वक्त आएगा जब गुरु और शागिर्द एक दूसरे से दूरी पर होंगे और कंप्यूटर की एक स्क्रीन आगे होगी जिसके जरिए संवाद हो रहा होगा? डांस की ये बारीकियां, सुर, ताल, कैसे ये टेक्निकल जो मजबूरियां हैं वो कैसे बीच में आती हैं और आप लोग कैसे उन पर काम करते हैं? देखिए, जो एक फिजिकल वो स्पेस ये है, वहाँ आमने सामने सिखाना अलग होता है। हम तो डांस और म्यूजिक में प्रिसिशन ऑफ ताल और लय चाहिए। अब जहाँ प्रिसिशन ऑफ ताल, मैं तो यहाँ दे रही हूँ, बीट दे रही हूँ, वहां जो है टाइम लैग से पहुंच रही है बीट, साउंड, क्योंकि टाइम लैग है। अब मैं तो अपना बाल नोच रही, जो भी बाल बचे हैं वो भी नोच रही हूँ कि भाई ये क्या है, लेकिन अब ये मजबूरी है तो इसके साथ चलना है। तो अब उसको अपने कि हम लोग कर भी रहे, पूरा कर रहे हैं, लेकिन अब अगर पैर करना, अगर पैर देखना है कि आप क्या, अगर कोई किसी पीस का, तो मुझे तो पूरी आकृति देखनी है कि फॉर्म जो है कितना बेंड है, क्या सफाई है, पैर की क्या सफाई है। अब वो पैर तो सुनाई नहीं पड़ रहा क्योंकि अगर 10 लोगों के माइक्स ऑन होगा, सबके अलग अलग तरफ जाएंगे तो वो कैकोफोनी हो जाएगा। तो नेचुरली वो म्यूटेड है, तो मैं उनके पैर भी नहीं सुन पा रही हूँ। तो और मूवमेंट जो है वो दूर है, तो अब ऐसे करके देख रही हूँ, अच्छा। तो वो उसकी चैलेंजेस अलग है, लेकिन हाँ खूबसूरत है। एटलीस्ट क्लासेस चल रही हैं, हम रोज नए क्रिएटिविटी कर रहे हैं। पढ़ंत, हमारे कथक में पढ़ंत की बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम लोग खुद रिदमिक पैटर्न्स पढ़ते और खुद नाचते, खुद पढ़ते, तो उसमें ताल और लय में पक्का होना चाहिए एकदम। तो उस पर हर एक, अब बारीकियां जो है कि अगर आप अभिनय में कर रहे तो एक बारीकी कि ये, तो वो, तो बहुत चीजें हैं जिसको हम उसको ढाल सकते हैं कि इस जो कमियां हैं, जो चैलेंजेस है, जो ऑब्स्टिकल्स है, जो कि टाइम लैग की प्रॉब्लम्स है, साउंड की प्रॉब्लम है, लेकिन कई और दिशाएं हैं जिस पर हम जोर दे सकते हैं कि जो तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि इसी नोट पर आज अपने दर्शकों को भी हम छोड़कर जाएं कि आज इस बातचीत से हमें जो कुछ भी मिला उसे हम आत्मसात करें, टेंशन नहीं लेनी है लॉकडाउन में, और जो सारे बातें मैम ने आज हमें बताई हैं उसी पर थोड़ा हम और पढ़ें और लिखें, और आज जहाँ हैं उससे आगे जरूर बढ़ें। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच इंडीड।